अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में अपने चैनल हॉरर स्टोरीज़ अनकही कहानियाँ लेकर हाजिर है। आज की कहानी जितनी सच्ची है उतनी मज़ेदार भी है। टाइम को बचाते हुए हम कहानी की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले जिस बंदे ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें कहानी की तरफ चलते हैं। आदिल सऊदी अरेबिया में अपने वालिदैन के साथ रहता था। उसके वालिद पेट्रोलियम कंपनी में एक इंजीनियर थे, जिसकी वजह से उन्हें एक शानदार किस्म का विला मिला हुआ था। विला के सामने एक शानदार गार्डन था, जहाँ पे अलग अलग किस्म के झूले थे और अलग अलग किस्म के दरख्त लगे हुए थे। ज़िंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। अक्सर वो अपने वालिदैन के साथ और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अरब के सहरा में जाके बारबेक्यू किया करता था। अरब की एक ट्रेडिशन है कि सर्दियों के दिनों में लोग वहाँ अक्सर पहाड़ी इलाकों में समुंदर के किनारे बारबेक्यू किया करते हैं। इसी तरह एक दिन वो बारबेक्यू करने के लिए अपने वालिदैन के साथ और फैमिली फ्रेंड्स के साथ समुंदर के किनारे बैठा हुआ था। बच्चे खेल रहे थे। आदिल तक कद निकल चुका था। आदिल समुंदर में नहाने के लिए वालिद से जिद कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वालिद ने उसको इजाज़त दी और वो समंदर में नहाने के लिए उतर गया। ये रात का 12-1 बजे का वक्त था। आदिल को स्विमिंग बचपन से ही आती थी। वो बहुत अच्छा स्विमर था। स्विमिंग करते करते जब वो काफ़ी आगे तक निकल गया तो उसको उसके कान में एक आवाज़ आती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आदिल ने अपने चारों तरफ देखा। पानी में कोई नहीं था। काफ़ी दूर दूर तक लोग थे, लेकिन उसके करीब कोई भी नहीं था। उसे एहसास हुआ कि शायद ये मेरा वहम है। उसने सोचा कि मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, वापसी का सफ़र करता हूँ। फिर दोबारा से वो वापस जाने लगा। ये आवाज़ उसके कान में 2-4 दफ़ा आई। उसके वालिद का कद अच्छा था, इस वजह से आदिल का भी कद 8वीं में निकल चुका था। आदिल दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता था। मुझे उसको समझ नहीं आ रही थी कि कौन उसके कान में बार बार ये कह रहा है कि तुम दिखने में बहुत अच्छे दिखते हो और मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बहरहाल आदिल समंदर से निकला और फिर अपने वालिद और वालिदा के साथ आग के करीब बैठ गया। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो लोग वापसी घर की तरफ जा रहे थे। इस वक्त गाड़ी में सिर्फ उसके वालिद जाग रहे थे जो ड्राइविंग कर रहे थे। उसकी वालदा और बहन सो रही थी। आदिल जाग रहा था और शीशे से बाहर की तरफ देख रहा था। फिर उसके कान में फिर वही आवाज़ आती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आदिल ने हल्के से सरगोशी में कहा, अगर मोहब्बत करती हो तो हो कौन, सामने तो आओ। ये जुमला आदिल ने बेसुध कहा था। इसके पीछे उसने कुछ सोचा नहीं था। बस उसके दिमाग में यह था कि शायद मुझे वहम आ रहे हैं, और ये अल्फाज उसके मुंह से निकल गए। अचानक उसके सामने से एक लड़की की तस्वीर गुजरती है, जो उसके ही शीशे के सामने से गुजरती है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से गुजरती है कि वो उसको सही तरह देख नहीं पाता, लेकिन पूरी गाड़ी में खुशबू हो जाती है। उसके वालिद को जब ये खुशबू का एहसास होता है तो उनकी हिस्स काम करना शुरू हो जाती है। जब उनकी छठी हिस्स काम करती है तो वो उसी वक्त गाड़ी में कुरान लगा देते हैं और अपनी बीवी को हाथ हिला कर उठा देते हैं। जब उसकी वालदा उठती है तो देखती है कि गाड़ी खुशबू से महक रही है। उसकी वालदा कहती है कि ये खुशबू किसने लगाई है। उसके वालिद उनको आंखों से कुछ इशारा करते हैं और फिर उसकी वालदा चुपचाप आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू हो जाती है और वो गाड़ी की स्पीड तेज़ कर लेते हैं। इस वक्त तक आदिल के ज़हन और गुमान में भी कोई चीज़ नहीं थी। फिर आदिल घर चले जाता है और रोज़मर्रा की तरह उसकी ज़िंदगी गुजरना शुरू हो जाती है। स्कूल से घर, फिर प्लेग्राउंड और उसके बाद सो जाना। एक दिन आदिल रात को सो रहा था। ये वीकेंड का दिन था। रात के 12 या 1 बजे का वक्त था जब आदिल के कान में आवाज़ आती है, आदिल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आदिल की आंख खुल जाती है।
आदिल देखता है कमरे में कोई नहीं होता, वो उस कमरे में अकेला ही सो रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे सामने आ जाओ। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तुम घर से बाहर आ जाओ गार्डन में। वो बेसुध गार्डन की तरफ चलना शुरू हो जाता है, जिस तरह से कोई उसे गार्डन में ले जा रहा हो। उसके गार्डन में एक बादाम का दरख्त लगा था जो काफी ऊंचा था। वो लड़की उसी दरख्त के नीचे उससे मिलती है। वो जब उस लड़की को देखता है तो वो बहुत ही खूबसूरत होती है। वह आदिल को कहती है कि मुझसे डरो मत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। फिर वो आदिल का हाथ पकड़ती है और आदिल को कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो। आदिल उसे देखते देखते अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब आंखें खोलता है तो वो उस ऊंचे दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठा होता है और इस तरह आरामदेह बैठा होता है जैसे किसी नरम सोफे पर बंदा बैठा हो। उसे ज़रा भी एहसास नहीं होता कि वो एक टहनी पे बैठा है या एक शाख पे बैठा है जहाँ से वो कभी भी गिर सकता है। उसे यह एहसास हो रहा था कि वो किसी नरम देह सोफे पे बैठा है। बहरहाल फिर उस लड़की ने उसको बताया कि उस सहरा में हमारा काफ़िला गुजर रहा था और मेरी नज़र तुम पे पड़ी और मैं अपने काफ़िले से अलग होके तुम्हें देखने लगी। तुम मुझे बहुत ही प्यारे लगते हो, मैं तुम्हारी ही एज की हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें हर तरह से कामयाब कर दूँगी, जो तुम चाहते हो वो होगा, बस तुम मेरी मुझसे दोस्ती रखो, मेरे दोस्त बन जाओ। मेरे बहुत से दोस्त हैं लेकिन मुझे उन सब में सिर्फ तुम अच्छे लगते हो, मुझसे दोस्ती करोगे। आदिल की उम्र भी इस तरह की थी जिस उम्र में बंदा लड़कियों की तलाश में रहता है या सोचता है कि कोई एक लड़की उससे दोस्ती कर ले। आदिल बहुत खुश हुआ क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। फिर आदिल ने सोचा कि अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा। ये आदिल के दिमाग में चल ही रहा था कि उसने कहा कि देखो, मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं करना, मुझे मालूम है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने फ्रेंड्स को मेरे बारे में बताओगे, अगर तुम उन्हें बताओगे तो फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी, और अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें मैं हर एग्ज़ाम में नंबर 1 से पास करूंगी। आदिल को ये शर्त मंजूर थी क्योंकि आदिल एवरेज से भी नीचे था, कभी फेल कभी पास, कभी बिल्कुल लोएस्ट नंबर लेकर आता था। आदिल को ये शर्त मंजूर थी। आदिल ने दिल में सोचा कि चलो देखते हैं इसकी बात में कितनी सच्चाई है। वैसा ही हुआ जिस तरह उस जिनजादे ने कहा था। आदिल अब स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 जा रहा था और पढ़ाई में भी नंबर 1 जा रहा था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उससे बहुत खुश थे। आदिल के नखरे पूरे पूरे किए जाते, उसके लिए नए नए कपड़े, जो वो अपने मुंह से कहता उसका वालिद उसके लिए हाजिर कर देता। नए से नया लैपटॉप, आईपैड, गेम्स, एक्सबॉक्स, जितनी नए नए गेम्स हैं उसके पास होती और वो जो चाहता वो उसके पास आ जाता, क्योंकि उसके वालिदैन उससे बहुत खुश थे। और सबसे ज़्यादा उसको जो कामयाब कर रही थी वो जिनज़ादी थी। ये मुलाकात हर रोज़ होने लगी, हर रात होने लगी, लेकिन इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी। आदिल अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। एक तो वो इसलिए खुश था क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उसको मिल गई थी। फिर वो अपने आप से भी इसलिए खुश था क्योंकि वो नंबर 1 आ रहा था स्कूल के अंदर, सारे फ्रेंड्स में उसका नाम था, पूरे स्कूल कॉलेज में उसका नाम चल रहा था। यहाँ तक कि उसने कॉलेज ख़त्म करके यूनिवर्सिटी शुरू कर दी। ये सिलसिला जारी रहा। यूनिवर्सिटी में भी वो नंबर 1 से पास हुआ। फिर उसने एक दिन उससे कहा कि देखो, मेरी बहन की शादी है। उस लड़की का नाम अंबर था। आदिल ने कहा कि अंबर, मेरी बहन की शादी है और कुछ दिन मैं शादी के फंक्शन में मसरूफ़ रहूँगा और मैं तुमसे मिल नहीं सकूँगा, तो तुम बुरा नहीं मनाना। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ सकोगी। उसने आदिल को कहा कि पहली बात कि तुम दोबारा ये लफ्ज़ मुझसे मत कहना कि कुछ अरसे के लिए मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, तुम्हें मुझसे रोज़ मिलना पड़ेगा। ये हमारे मुलाकात की पहली शर्त थी। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे ही रहना, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगी जो तुम्हें चाहिए। दूसरी चीज़, अगर तुम ये सोचते हो
कि तुम वहाँ जाओगे और वहाँ पे दूसरी लड़कियाँ होंगी, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तो तुम्हारी बहन की शादी ख़राब कर दूँगी और तुम्हारे साथ वो करूँगी जो तुमने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए है और मेरा इश्क सिर्फ तुम्हारे लिए है। आदिल उससे डर गया था। आदिल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा इस तरह कुछ सोचूंगा भी नहीं, लेकिन मुझे मेरी बहन की शादी में शामिल तो होना है और मैं अपने घर का बेटा हूँ, मुझे बहुत से काम है। उसने कहा, तुम फिक्र न करो, सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे और मैं तुम्हारी बहन की शादी में शामिल भी होंगी। उसने कहा, तुम कैसे शामिल हो सकती हो, तुम तो एक जिनजादी हो। अंबर ने कहा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारी बहन मेरी बहन जैसी है, उसको हमेशा मैंने अपनी बहन की नज़र से ही देखा है। अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारी फैमिली का एहतराम भी करती हूँ। तुम्हारी बहन शाजिया मेरी बहन जैसी है। अब शादी ऐसे होंगी जैसे मेरी बहन की शादी हो रही है, और देखना तुम्हारी बहन अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। शादी के काम सब मिनटों में हो रहे थे। वालिदैन भी हैरान थे। एक से बड़ी एक अच्छी चीज़ उन्हें सस्ते में मिल रही थी। सोना सस्ते में मिल रहा था, महंगे महंगे लहंगे सस्ते में मिल रहे थे। हर चीज़ जो वो सोच रहे थे वो उन्हें उनके ऑर्डर के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मिल रही थी। शादी का फंक्शन जब आया तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजर रहा था। उसके वालिद एक दीनी आदमी थे, लेकिन अचानक उस शादी में ऐलान होता है कि एक बैंड आया है जो आपको एंटरटेन करेगा और इसमें अच्छे अच्छे गुलकार आए हैं। आदिल हैरान था कि उसके वालिद एक इस्लामिक आदमी है और ये किस तरह हो पा रहा है। फिर उसको लगा कि लड़कों की तरफ से शायद कोई इंतज़ाम है। बहरहाल वो देखता रहा। उसके वालिद ने कहीं कहीं पे भी किसी को भी कुछ रोका टोका नहीं। वो बैंड्स आए और गाना गाना शुरू हो गए। एक के बाद एक सिंगर आता और गाना गाता और स्टेज से नीचे उतर जाता। उसके बाद ऐलान हुआ कि आज की सबसे खसूसी सिंगर, जिसका नाम अंबर है, वो हमारी महफिल में आई हुई हैं और वो आप लोगों को अपने गाने से लुत्फ़ अंदोज़ करेंगी। आदिल अपनी फटी फटी आंखों से देख रहा था। अंबर जब स्टेज पे आई वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसने आंखों से आदिल को इशारा किया और कहा कि सामने वाली सीट पे आके बैठ जाओ। आदिल सबसे सामने वाली सीट पे आके बैठ गया और उसने गाना गाना शुरू कर दिया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब वो ये गाना गा रही थी तो सब खामोश थे, और जब उसने गाना गाना ख़त्म किया तो चारों तरफ से तालियों का गूंज था। अब उसने ऐलान किया कि अगला गाना मेरे साथ दुल्हन के भाई भी गाएंगे। आदिल देख के हैरान हो गया, क्योंकि आदिल ने इससे पहले कभी गाना नहीं गाया था। आदिल बार बार कह रहा था कि मुझे गाना नहीं आता, मैं नहीं गा पाऊँगा, और उसने आदिल को आंखों से इशारा किया कि तुमसे हो जाएगा, तुम स्टेज पे आओ। बहरहाल आदिल स्टेज पे चला गया और आदिल ने एक बहुत ही प्यारा गाना गाया। जब आदिल ने गाना शुरू किया तो आदिल को हैरानगी हो रही थी कि आदिल की आवाज़ इतनी प्यारी है कि सब लोग उसकी आवाज़ में झूम रहे थे। वो गाना गा रहा था, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। जब उसने गाना ख़त्म किया तो पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। लेट नाइट शादी ख़त्म हुई और उसकी बहन अपने घर चले गई। फिर उस रात वो उस जिनजादी से मिला और उसने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, अंबर तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुमने हर मोड़ पर मेरी मदद की है। अंबर ने कहा, देखो आदिल, सिर्फ मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। जो तुम बोलोगे, जैसा तुम बोलोगे, सब कुछ उसी तरह होगा, लेकिन मुझे कभी धोखा मत देना। बस मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ़्तार हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इश्क चाहिए, तुम्हारा टाइम चाहिए और कुछ भी नहीं। वक्त गुजरता चला गया और फिर वक्त के जुल्म ने एक ऐसा वक्त भी दिखाया कि आदिल के वालिदैन उसका साथ छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो गए। आदिल को उसी कंपनी में एक हायर पोस्ट में जॉब मिल गई। अब उसके पास अपने वालिद से भी बड़ा बंगला था और उसके बाहर उससे भी बड़ा गार्डन।
अब अंबर उसके साथ उसकी बीवी की तरह रहती थी। उसके लिए खाना पकाती, उसके कपड़े धोती, हर चीज़ जो एक बीवी करती है। बस जो उनके बीच में ताल्लुक़ नहीं था वो था जिस्मानी ताल्लुक़। अंबर और आदिल के बीच में शुरू से ही कभी जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं रहा था। बस वो बातें करते थे, एक दूसरे को देखते थे, वो पूरी पूरी रात गुजर जाती थी। एक दिन आदिल के ऑफिस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम आयशा था, वो काम करने आई। दिन ब दिन आयशा आदिल के करीब आती चली गई, क्योंकि आदिल दिखने में अब 30-32 साल का जवान था। वो लड़की उसको देख देख के उस पर रश खाती, देर तक ऑफिस में आदिल के साथ बैठी रहती। आदिल दिन रात उससे बातें करता और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, क्योंकि वो एक इंसान था, इसलिए उसे भी इंसान की ज़रूरत थी। वो ये डर भी रहा था कि क्या जिनज़ादी को इस बारे में ख़बर नहीं, या फिर वो अनजान बनी हुई है, क्योंकि जो आदिल सोचता था वो उसको पता चल जाता था। इस चीज़ को महीने से ऊपर हो चुका था, लेकिन जिनज़ादी ने आज तक उससे कोई शिकायत नहीं की थी। एक दिन वो घर में आता है तो देखता है कि घर की हालत बिल्कुल बिगड़ी हुई है। शीशे टूटे हुए हैं, चादर गिरी हुई है, सोफे उल्टे हैं। वो जब अंबर का आवाज़ देता है तो अंबर गुस्से से किचन से निकल कर आती है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा होता है, और सेकंडों के अंदर वो आदिल के बिल्कुल गले के पास होती है और कहती है कि तेरा गला उतार दूं। दिल तो करता है कि तेरा गला उतार के इस फानूस के साथ टांग दूं। आदिल घबराते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है, घबराई हुई आवाज़ में कहता है कि ऐसा भी क्या किया है मैंने। कहती है मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, क्या मुझे पता नहीं? तुझे क्या लगता है कि मैं इन सब चीज़ों से गाफिल हूँ? मैं अपने ख़ानदान वालों में थोड़ी मसरूफ़ क्या हुई कि तूने अपना रंग दिखा दिया? इतने सालों का एहसान भूल गया, एहसान फरामोश? तू था ही क्या? एक नालायक सा बच्चा, एक नालायक सा लड़का जिसे कोई पूछता नहीं था, जिसे कोई लिफ्ट नहीं कराता था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। तुझे हर तरह से कामयाब किया, इतनी बड़ी नौकरी दिलवाई, और आज तूने मेरे साथ ये किया कि तू एक दूसरी लड़की के साथ उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। पहले तो आदिल इस चीज़ से इनकार करता रहा, लेकिन जब उसने छुरा उसकी गर्दन में चुभाया और जब उसको ये एहसास हुआ कि वो उसको फेर देंगी, तो उसने बात को मान लिया और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा नहीं करूँगा। उसने आदिल को कहा कि देख, मैं तुझसे इश्क करती हूँ, मेरा इश्क बहुत पाक है। इश्क नूर की तरह होता है जो बिल्कुल साफ शफाफ होता है, जिसमें कोई गलती नहीं होती, जिसमें कोई दाग नहीं होता, और मैंने सिर्फ तुझसे इश्क किया है। मेरे अपने ख़ानदान में बहुत से लड़के हैं जो मुझसे प्यार करते थे और मुझसे शादी करना चाहते थे। मेरा पूरा ख़ानदान मेरे खिलाफ़ खड़ा है, क्योंकि मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी तेरे इश्क में गिरफ्तार हूँ। मैं पूरे ख़ानदान से लड़ रही हूँ सिर्फ तेरे लिए, और तू है कि मरा जा रहा है एक इंसान के लिए, एक बनी आदम के लिए। क्या कमी है मुझ में? देख मैं उससे कितनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। आदिल ने उसे समझाने की कोशिश की कि देखो, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मर्द हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरे भी कुछ जज्बात हैं। तुम क्यों नहीं बात समझती? तुम वो चीज़ें मुझे नहीं दे सकती जो मुझे एक औरत से चाहिए हैं। मेरा जिस्म ही मिट्टी से बना है, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, तुम क्यों नहीं समझती हो बात को? तुम मेरी वो ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकती, क्योंकि तुम आग से बनी हो और मैं मिट्टी से बना हूँ। मेरा मिलाप मिट्टी के साथ है। मेरी नस्ल किस तरह बढ़ेगी? क्या मेरा दिल नहीं करता कि मेरे घर में बच्चे हों? और क्या मैं किसी आदमजात से प्यार नहीं कर सकता? उसकी थोड़ी देर बाद उसने बताया कि
उसने उसको पंखे की तरह अपने हाथों में घुमाना शुरू कर दिया। अब आदिल सीलिंग फैन की तरह अंबर के हाथों में घूम रहा था और उसके बाद उसने उसको जोर से बिस्तर में दे मारा। 10 से 15 मिनट तक तो आदिल के चक्कर नहीं उतरे। उसकी आंखों में अंधेरा था। जब होश आए तो देखा कि अंबर सामने सोफे पे पांव रखे बैठी है और उसे घूर रही है। थोड़ी देर बाद आदिल बिस्तर से उठा और उसके कदमों में आके बैठ गया और उसकी आंखों में लिखने लग गया। उसने आदिल को कहा, देखो आदिल, तुम्हारा ये घबराया हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं तुमसे इश्क करती हूँ। अच्छा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो शादी कर लो, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझसे बच्चे पैदा नहीं करोगे। मैं अपनी मोहब्बत को मज़ीद बांट नहीं सकती। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें इतनी तो इजाज़त दे सकती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन बच्चे पैदा नहीं करोगे। आदिल ने दिल में सोचा कि चलो फ़िलहाल शादी तो करें, बाकी का मसला बाद में देख लेंगे। आदिल ने उससे शुक्रिया कहा और आयशा के घर चला गया। उसके माँ बाप से बात की और शादी कर ली। शादी करके अब वो आयशा को घर ले आया। जब भी वो आयशा से हम बिस्तरी करने की कोशिश करता तो अंबर उसे गहरी नींद में सुला देती और उसकी जगह खुद आ जाती और फिर आदिल को लेके बाहर गार्डन में चली जाती। ये सिलसिला महीना 2 महीना चला। एक दिन अंबर ने उसको बताया कि मेरे दादाजान मुझे बुला रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे वहाँ जाना होगा। तब तक एहतियात करना, मैं आती जाती रहूँगी। ये चीज़ आदिल के लिए बहुत खुशनुमा थी। जब वो चले गई तो आदिल ने मौके का फ़ायदा उठाया और वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने लगा। अंबर का हफ्ते तक कुछ पता नहीं था। एक हफ्ते के बाद वो उसके बाद दोबारा मिलने आ गई। जब देखा थोड़े अरसे में आदिल की वाइफ प्रेग्नेंट है। उसने फिर उससे समझाया कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इसको हाथ नहीं लगाना। उसने कहा कि मैं एक आदमजात हूँ और ये मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं। वो अपने दांत पीस के रह गई। आदिल का बेटा हुआ और उस जिनजादी ने उसको बहुत बेदर्दी से मार दिया। आदिल कुछ नहीं कर पाया। उसने आदिल को कहा था कि मैंने तुझे समझाया था और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आयशा की गर्दन काट के फानुस के साथ लटका दूंगी। अब उसको अपनी ज़िंदगी के साथ साथ आयशा की ज़िंदगी भी प्यारी थी। उसने सोचा कि मैं क्या करूं। इसी तरह से दोबारा एक दफ़ा आयशा हामिल हुई और उसने दोबारा से उसकी उस बेटी को भी मार दिया। ये सब चीज़ें आदिल को मालूम था कि कौन कर रहा है और क्यों हो रही है। उसकी बीवी बहुत सख्त डिप्रेशन में चली गई थी। फिर वो आदिल से शिकायत करती थी कि मैं पूरा पूरा दिन सोते रहती हूँ या पूरा पूरा दिन थकी रहती हूँ, ना मैं तुम्हारा कोई काम कर सकती हूँ। उसे शक होना शुरू हो गया और उसने एक दिन आदिल को कहा कि क्या तुम मुझे नींद की गोलियाँ देते हो? मैं पूरे दिन नशे में रहती हूँ, रात को सोते रहती हूँ, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? अक्सर 2-3 दिन गुजर जाते हैं। जब मैं तारीख देखती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ। क्योंकि उसने भी अपने ऊपर काम करना शुरू किया। एक दिन वो 3 तारीख को सोई और उसने कैलेंडर पर निशान लगाया और जब वो उठी तो 6 तारीख हो रही थी। वो इतनी हैरान थी कि मैं 3-3 4-4 दिन किस तरह सो रही हूँ। जब उसकी वालदा उसको फ़ोन करती तो वो अक्सर फ़ोन ना उठाती और वो आदिल को फ़ोन करती तो आदिल कहता कि वो सो रही होंगी। उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आए तो देखा कि बेटी की हालत ख़राब है, आंखों में हल्के पड़े हमेशा रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि क्या ये तुम्हें खाना नहीं देता, ये तुम्हें खुश नहीं रखता, ये तुम्हें मारता है, आखिर मसला क्या है? तुम बताओ। हम लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, हम लोग सऊदीया में रहते हैं और हम लोग एक रिच फैमिली से हैं। मसला क्या है? वो लड़की कहती है कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि मसला क्या है। उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। आयशा के सारे चेकअप हुए लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। उसकी माँ ने पूछा कि क्या इसको नींद की टैबलेट्स दी जाती हैं, ये इसको कोई इंजेक्शन दिया जाता है?
उसको पूरी तरह चेक किया गया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। उसकी माँ भी परेशान थी, आयशा भी परेशान थी कि आखिर हो क्या रहा है। और सबसे ज़्यादा जो परेशान था वो आदिल था, क्योंकि वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था और वो उससे मोहब्बत कर रहा था। उसकी शादी मोहब्बत की थी, लेकिन अब वो अंबर के सामने मजबूर था। फिर एक दिन एक रात उसने अंबर से रिक्वेस्ट की। अंबर का मूड बड़ा अच्छा था उस दिन। अंबर अच्छे अच्छे जोक्स सुना रही थी और उसको हंसा रही थी। उसे हंसी नहीं आ रही थी। उसने कहा, अंबर मेरी बात सुन, आशा की तबीयत ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में जा रही है। कुछ नहीं तो उसको औलाद का ही सुख देने दो मुझे। अगर एक भी बच्चा हो जाएगा तो उसके साथ खुश रहेंगी। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हारा ही रहूँगा। उसका मूड ऑफ हो गया। उसने कहा, तुम क्यों नहीं समझते बात को? मैं जब उसको मार दूंगी तब बात समझोगे। कहा ना कि औलाद नहीं। सिर्फ आशा को मैंने तुमसे निकाह की इजाज़त दे दी, कि इतना काफ़ी नहीं है? देखो मेरे प्यार को मत आजमाओ, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। आदिल मजबूरी से थका हारा एक दिन बैठा हुआ था कि उसको ध्यान आया। उसके कानों में अजान की आवाज़ आई। उसने सोचा और रियलाइज़ किया कि जवानी से लेके इस वक्त तक उसने नमाज ही नहीं अदा की। जब उसके पेरेंट्स भी कहते थे तो उसका दिल नहीं करता था, जबकि अंबर से मिलने से पहले वो 5 वक्त का नमाजी था। अब उसने वो सारी बातें सोचना शुरू की और सोचा कि मैं किससे मदद मांगूं। जो सोचता हूँ वो ये सोच लेती है, चलो मैं अल्लाह के करीब चला जाता हूँ। उस दिन उसने वज़ू किया और वो नमाज के लिए 2 रकात के लिए खड़ा हो गया। फिर देखा कि वो ना रुकू कर पा रहा है, ना सजदा कर पा रहा है। जून जुलाई की गर्मियों में वो ये फील कर रहा था कि कमरे में बहुत ही ठंड हो रही है, जिस तरह से उसके कमरे में बर्फ़ पड़ रही हो। थक हार के उसने नमाज तोड़ी और वो सोफे पे जाके बैठ गया। फिर उसने सोचा कि ये इसी का कमाल है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जून जुलाई की गर्मी में मेरे जिस्म में इस तरह की ठंड लग रही है जैसे मैं कहीं बर्फ़ में लेटा हुआ हूँ। उसने सोचा कि मैं किसी बाबा से कांटेक्ट करता हूँ, कोई बाबा से बात करूँगा ताकि इससे जान छुड़ाऊँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, ये जिनबाजी तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देंगी। अचानक वो उसके सामने नमूदार हो जाती है और कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे पता चल गया है। कोई बाबा शाबा कुछ नहीं कर सकेगा, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगी। और अगर तुमने कोशिश भी की इस तरह की कोई, तो मैंने जो तुम्हें कहा था वो मैं करके दिखाऊंगी। और इस दफ़ा पहले तुझे नहीं मारूंगी, पहले आशा को मारूंगी, फिर उसके माँ बाप को मारूंगी, फिर तुझे मारूंगी। आदिल ने उसके हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दो। अब क्या मेरी सोच में भी तुम्हारी पाबंदी है? उसने कहा, तुम मुझसे इश्क क्यों नहीं करते? क्या हो गया है तुम्हें? जब से ये कमबख्त आशा आई है तुम्हारे दिमाग में अलग अलग किस्म के ख्याल आने लगते हैं। ना भूलो कि तुम्हारी कामयाबी के पीछे मैं हूँ। आदिल ने कहा, ठीक है। आदिल चुपचाप गया और जाके सो गया। सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ पे उसको सुकून मिलता था, वो था उसका ऑफिस। वो अपने ऑफिस में जाके आराम महसूस करता था, क्योंकि सिर्फ उसके ऑफिस तक वो नहीं आती थी। एक दिन वो अपने ऑफिस में गया और बहुत ही परेशान बैठा था कि उसके चपरासी उसके लिए चाय लेकर आता है। वो अपने साहब को देखता है परेशानी की हालत में, तो कहता है कि सर आप परेशान दिख रहे हैं, कोई मसला है क्या? वो कहता है कि तुम क्या कर लोगे? वो कहता है आप मुझे बताएं तो। देखें, मैं यहाँ पे चपरासी हूँ, टी बॉय हूँ, लेकिन परेशानी को तो हल बता सकता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आदिल ने जब उसके चेहरे पे दाढ़ी देखी और माथे पे झूमर देखे तो कहा, देखो बाबा, अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो मेरी मदद करो, मैं एक बहुत ही मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। फिर आदिल ने उसको सारी कहानी सुनाई। उस बंदे ने कहा कि देखो, तुम कुछ भी करोगे इस वक्त वो तुम्हें पकड़ लेंगी। मैं तुम्हें बहुत ही प्यारा तरीका बताता हूँ। जाते हुए यहाँ से एक बड़ा सा आयतुल कुर्सी का फ्रेम खरीदो और उसको घर के मेन दरवाजे पर लटका दो। और उसके बाद
कुल हुवल्लाहु अहद और सूरत नास की फ्रेम लो और वो पूरे घर में लगा दो। सूरत यासीन लगाओ। ये सब चीज़ें जब तुम घर में लगाओगे तो उसका आवन जावन सब बंद हो जाएगा। आदिल ने सोचा कि चलो ये भी करके देखते हैं। आदिल गया और आदिल ने इसी तरीके से फ्रेम लिया और अपने घर के सामने लगा दिया और सूरत यासीन और कुल हुवल्लाहु अहद की तस्वीरें फ्रेम करके बड़ी बड़ी चारों तरफ दीवार पर लगा दी। आदिल ने महसूस किया कि महीने से ज़्यादा हो चुका है और अंबर उससे मिलने नहीं आई और उसने देखा कि आशा की तबीयत भी दिन ब दिन बेटर होती जा रही है। आशा जो उससे नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चले गई थी, उसने उसको भी मना के अपने घर ले आया था। अब उनकी अज़वाजी ज़िंदगी भी बहुत प्यार से गुजर रही थी। पूरे 1-1.5 महीने के बाद उसने देखा कि उसको रात के वक्त कानों में आवाज़ आई, आदिल उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने अंबर खड़ी थी। उसने कहा कि चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। वो हैरान परेशान फटी आंखों से उसको देख रहा था कि ये कैसे आ गई और फिर वो उसके पीछे चलना शुरू हो गया। आज उसका रंग काला था, उसके बाल खुले हुए थे, बिखरे हुए थे, बहुत परेशान हालत में दिख रही थी। जो हमेशा खूबसूरत गोरी चिट्टी दिखती थी, आज उसके बाल खुले थे, उसका रंग डल था, उसकी आंखों में गड्ढे दिख रहे थे, चेहरे पे झुर्रियाँ दिख रही थी, वो बहुत परेशान दिख रही थी, रंग बहुत बदामी हो चुका था। उसने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी ये हालत क्यों है? उसने कहा देखो, बहुत अरसे से मैं कोशिश कर रही थी लेकिन कोई ताकत है जो मेरा जिस्म जला देती है जब भी मैं तुम्हारे घर में दाखिल होने लगती हूँ। फिर मेरे दादा ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर में जो ये आयतुल कुर्सी और ये जो तुमने फ्रेम लगाए हुए हैं सूरत नास के और अल्लाह के नाम के, ये सब मेरा जिस्म जला देते हैं। मेरे दादा ने मुझे बहुत सख्ती से समझाया कि हम दोनों का मिलाप नहीं हो सकता। अब तो पूरा मेरा खानदान मेरे खिलाफ खड़ा है। आज उनकी इजाज़त से तुमसे मिलने आई हूँ। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक आसार खींचा है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, कि मैं तुमसे 5 मिनट के लिए अलविदाई मुलाकात कर लूँ। आज मैं तुमसे अलविदाई मुलाकात करने आई हूँ। आदिल आंखें नीचे किए हुए उसकी बातें सुन रहा था। उसने आदिल को कहा, जाते हुए क्या मुझे एक दफ़ा प्यार से नहीं देखोगे? आज मैं अपनी असली हालत में तुम्हारे सामने हूँ। जब आदिल ने अपनी आंख उठाकर उसकी तरफ देखा तो आदिल को चक्कर ही आ गए। वो एक बहुत ही खौफनाक शक्ल की औरत थी जिसके काले लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें थी, उसके दांत सारे बाहर थे। आदिल देखते ही चक्कर खा के बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसकी बीवी उसके साथ थी और वो अपने बिस्तर पे था और उसको सख्त बुखार हुआ था। उसके बाद अंबर उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आई। आशा से उसको 2 बच्चे हुए। उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने बच्चों की परवरिश की। आदिल ने सारी कहानी आशा को बिठा के समझाई कि आखिर वो क्यों नींद के नशे में रहती थी और फिर बताया कि अब हम इस चीज़ से आज़ाद हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आदिल की बेटी की जर्मन में शादी हो गई और उसका बेटा अमेरिका में इस वक्त सेटल्ड है। और आज आदिल बुढ़ापे के उस मकाम पे खड़ा है जहां मौत उसे और उसकी बीवी को रोज़ आवाज़ देती है। कभी कभी जब आदिल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उसकी बीवी आशा से कहती है कि देखो, तुम्हारी माशूका तुम्हें याद तो नहीं कर रही, शायद तुम्हारा उसके साथ जाने का वक्त आ गया है। और फिर ये बात करके वो ज़ोर ज़ोर से कह लगाते हैं। फ्रेंड्स, आज की कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी तरह अगली कहानी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। अपने भाई वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।